हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देन हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में, एंड देन हम लोग उसके बीच के रिलेशंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन को बच्चों एक और टर्म भी हम लोग देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके संबंध में यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉज। सो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किस तरीके से हम लोग मास एक्शन को यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पर A और B रिएक्टेंट्स हैं और C प्लस D हमारे प्रोडक्ट हैं, और हमारा 1, 2, 1 और 3 ये हमारे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जो भी करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लगे हुए। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको बच्चों अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A + 2B गिव्स C + 3D। और बैकवर्ड की बात करें तो C + 3D gives A + 2B। तो जब बच्चों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की तरफ जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे ये होंगे, और ये इधर से इधर आएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाले होंगे। तो इनके लिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहे हैं, कि कोई भी बच्चों केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो उसकी स्पीड होती है यानी किस स्पीड से वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग RF मान लेते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और उनके ऊपर जो भी पावर्स होती हैं रेज टू द पावर ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, इसके आगे 2 है तो इसके आगे थोड़ा। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक रूल होता है, लॉ होता है, जिससे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें बच्चों क्या बताता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसको बच्चों एक्टिव मास बोलेंगे या फिर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स में दिया होगा तो हम लोग एक्टिव मास किसको मान लेंगे, एक्टिव मास कंसंट्रेशन को मान लेंगे जब हमारा कंसंट्रेशन गिवन होगा रिएक्शन में। तो कंसंट्रेशन की जगह और भी कुछ एक्टिव मास माना जा सकता है, वो हम लोग बच्चों आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब इस एक्टिव मास को क्या मान रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से ये इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी सेम काम करेंगे। अब बच्चों इस लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हम लोग
डराइव करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम लोग ये वाला साइन हटाएंगे तो हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद इसमें हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करते हैं बच्चों। जब इसको हम लोग प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये फॉरवर्ड के केस में है तो इसको भी हम लोग फॉरवर्ड लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारा a इंटू बी। इसी तरीके से बच्चों सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने f लिख दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा b। बैकवर्ड के लिए हम लोग b मानेंगे और फॉरवर्ड के लिए f मानेंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। बच्चों अभी हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट थे उसमें हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं ये बात हमारी आई कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होगा तब हमारी कौन सी पोजीशन बनेगी, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पर हम लोग बस इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं इस रूल से कि हमारा जो RF होगा वो किसके बराबर होगा, RB होगा। तो RF की वैल्यू और RB की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जब RF RB की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू है KF A के भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा C D की पावर 3 अपॉन A और B की पावर 2। तो ये जो हमारा रेशियो है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं KC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड हो चुका है, फाइंड कर लिया है हम लोगों ने, और वो किसके बराबर है, इस चीज। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू देयर पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट and product of active mass of reactant raised to their power of corresponding power of stoichiometric coefficients। तो बच्चों हमको कोई भी रिएक्शन अगर दी हुई है तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए उसके प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट और उसके जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट, उसके जो रेशियो को हम लोग उसकी कोफिशिएंट्स की पावर के साथ लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग किसको कह रहे हैं, और एक्टिव मास इस कंडीशन में हम लोगों ने किसको माना है, कंसंट्रेशन को एक्टिव मास माना है। एक्टिव मास मतलब बच्चों क्या होता है, जिसके टर्म्स में हम लोग किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे होते हैं, उस जो चीज़ एक्शन में होती हैं, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा एक्शन में है, उसके ही हेल्प से हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर रहे हैं। तो इस टाइम एक्टिव मास मतलब हमारा कंसंट्रेशन से है। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर H2 + I2 और 2HI, इसके लिए अगर हम लोग बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
अब यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है और उसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम लोग पावर में लिख देंगे और देन हम लोग नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन और उसकी जो हमारी कोफिशिएंट्स है उनको पावर में। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस स्पेशल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं अगर हम लोग N2 + 3H2 2NH3। तो बच्चों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए Kc निकालते हैं। Kc हमारा हो जाएगा NH3 की पावर 2 और N2 H2 की पावर 3। तो इतना बच्चों आसान होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अगर हमारी कोई रिएक्शन है यानी अगर A to A + B gives C + D, अगर ये हमारी कोई रिएक्शन है जो कि किस में है, इक्विलिब्रियम में है, और उसके लिए हमारा जो Kc है, मान लेते हैं बच्चों हमारा Kc क्या है, X है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं यानी इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, देन हमारा जो Kc होगा वो क्या होगा। तो अगर हमारी कोई इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो हमारा जो नया Kc है, अगर इसको हम लोग K' मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/Kc। तो जो हमारा नया K' है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होती है वैसे ही हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी 1/में आ जाता है। तो इस तरीके से हमको रिवर्स रिएक्शन के लिए अलग से Kc फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसके वैल्यू को अपोजिट कर देते हैं, 1/में लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो Kc है वो कैसे फाइंड किया जाता है। इसके लिए अगर हम लोग Kc निकालते हैं फर्स्ट के लिए, तो Kc हमारा हो जाएगा CD/A × B, जबकि जो इसके लिए है, इसके लिए जो Kc हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा A, B, C और D। तो बच्चों ये आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी अगर हम लोग एक को 1/ करके लिख के इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रिलेशन हमारा ट्रू होता है ऐसी रिएक्शंस के लिए जब हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि अगर बच्चों हमारी कोई ये रिएक्शन है A + B C + D, अब इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर n से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास Kc की वैल्यू है 4, तो अब जो हमारी नई रिएक्शन है, मान लीजिए पहली रिएक्शन हमारी ये थी Kc, अब हमारी K', यानी अगर हम लोग Kc को 4 मान लेते हैं बच्चों, तो हमारी जो K' है वो अब क्या हो जाएगा, तो K' हो जाएगा हमारा Kc की पावर n। तो बच्चों यहाँ पर अगर n की वैल्यू, अगर हम लोग n की जगह 2 से मल्टीप्लाई यानी हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते, यानी सपोज करते बच्चों इसमें हम लोग n की जगह क्या है, या n की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो अब हमारा जो Kc हो जाता वो क्या हो जाता, Kc की पावर हाफ। तो अगर Kc की वैल्यू 4 है तो हम लोग 4 की वैल्यू अगर हाफ करते तो हमारा क्या आ जाता, √4 यानी 2। तो बच्चों हमको अगर किसी भी वैल्यू से पूरी रिएक्शन में, होल रिएक्शन में अगर मल्टीप्लाई होती है तो हम लोग उसकी पावर में, यानी जो हमारी पहले वैल्यू होती है उसकी हम जस्ट पावर में वैल्यू रख देते हैं, जिससे भी जितनी भी वैल्यू से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर हम लोग रख देंगे जिस भी वैल्यू से हम लोग इसको पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो हमको ऐसी रिएक्शन के लिए हमको अलग से Kc निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करके नया Kc फाइंड कर सकते हैं।
सो अभी तक बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अपना एक्टिव मास को कंसंट्रेशन अभी तक लिया था। जो भी हमारी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी वहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन को मेज़र कर रहे थे, इसीलिए हमारा जो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसको हम लोग Kc लिख रहे थे। अगर कोई रिएक्शन होती है बच्चों, हमारी अगर कोई रिएक्शन है जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, यानी पूरी की पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में है और हमें इनका कंसंट्रेशन देने की बजाय उन्होंने क्या दे दिया है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बच्चों क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है कि अलग अलग गैसेस का हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हो तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और पूरे सिस्टम का एक कंबाइंड प्रेशर अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, I2 एंड HI हमको दिया हुआ है और हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम लोग बच्चों हम लोगों ने तो अभी तक यही पढ़ा कि Kc इज इक्वल टू क्या होता है, HI का कंसंट्रेशन अपॉन H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमको कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं पता है, तो बच्चों हम लोग पार्शियल प्रेशर को भी क्या मानते हैं, अपना एक्टिव मास। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी रख देते हैं। तो जब हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो हम लोग Kc की जगह इसको लिखते हैं Kp। तो Kp की वैल्यू हो जाएगी इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ HI अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब इनका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला फॉर Kp। और ये तभी बनेगा जब हमारी कोई भी रिएक्शन किस में है, गैसियस स्टेट में है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की बात हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा जो फेज होगा वो बच्चों गैसियस फेज होगा। अदरवाइज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग गैसियस फेज या फिर एक्वस फेज की बात करेंगे तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाते हैं, एक हमारा कंसंट्रेशन का वेरिएंट है और एक हमारा पार्शियल प्रेशर का वेरिएंट है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के टर्म में जिसको हम लोग Kc बोल रहे हैं, और एक है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जिसको हम लोग Kp बोलते हैं। तो अब अगर हम लोग Kc और Kp के बीच के रिलेशंस की बात करें, ये दोनों जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो आइए बच्चों डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों के रिलेशन को डराइव किया जाता है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो जैसा कि आपको पता है कि A और B रिएक्टेंट हैं, C प्लस D प्रोडक्ट हैं, और ये हमारे स्मॉल a b c d ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग बच्चों Kc की बात करें, Kc हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए ही अगर ये गैसियस फेज में है, यानी पूरी रिएक्शन कैसी है, गैसियस फेज में है, तभी हम लोग इसका Kp भी निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग Kp निकालते हैं तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और इनका कोफिशिएंट हम लोग लगा देंगे पावर में, इनका कोफिशिएंट हम लोग लगा देंगे पावर में। तो ये हमारा बन जाता है क्या, इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू फॉर Kp। Kc ये है और Kp ये है। Kp तभी होगा जब हमारी पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में। अगर पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो बच्चों एक यहाँ पर रिलेशन और हम लोग बात कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन तभी काम करती है जब हमारी कोई भी चीज़ गैसियस फेज में हो।
तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग इसकी बात कर सकते हैं क्योंकि पूरी रिएक्शन हमारी गैसियस फेज में है। तो अगर हम लोग V को N के नीचे लाते हैं तो N/V क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम या पर लीटर। तो ये हमारा टर्म होता है कंसंट्रेशन का टर्म। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी मोलैरिटी जो होती है कंसंट्रेशन। हम लोग मेथड्स निकालते थे कंसंट्रेशन का, तो एक मेथड था हमारा मोलैरिटी, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। तो हमारा एक रिलेशन आता है बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू RT। तो प्रेशर की जगह हम लोग कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमको RT से वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर की जगह अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं तो एक टर्म हमारा साथ में आ जाएगा RT टर्म। तो बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है वो अप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन 3 अप्लाई करेंगे विल अप्लाई ऑन इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारी Kp की वैल्यू है, यानी P की जगह पर हम लोग कंसंट्रेशन इनटू RT लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा C इंटू RT, और कंबाइनली इस पर आ जाएगा हमारा C। ऐसे ही तो हम लोगों ने बच्चों प्रेशर की जगह पर कंसंट्रेशन से यहाँ पर क्या किया, रिप्लेस किया, लेकिन रिप्लेस करने के लिए हमको RT टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ी एक्स्ट्रा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो C की पावर C और D की पावर D, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा पास आ जाएगा RT की पावर C इंटू RT की पावर D। तो RT की पावर C प्लस D हम लोग लिख सकते हैं अगर बेस सेम हो, और यहाँ पर RT की पावर A प्लस B। तो ये वाला जो टर्म है वो किसके बराबर है बच्चों, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kc। तो Kp इज इक्वल टू हो गया Kc इंटू RT। अब अगर हम लोग ये दोनों बेस सेम है तो C प्लस D माइनस A प्लस B, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला बनता है। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, और इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा Ng। डेल्टा Ng बच्चों यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं, C प्लस D हमारे प्रोडक्ट के, और A प्लस B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा G हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है, बच्चों हमारा Kp और Kc के बीच में। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या है, हमारा प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का एडिशन माइनस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का एडिशन। पर हमारे ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ये किस फेज में होने चाहिए, गैसियस फेज में होने चाहिए केवल। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं Kp इंटू Kc इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा Ng। तो किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे अगर हम लोग बच्चों ये वाली H2 प्लस I2 गैसियस स्टेट 2HI गैसियस स्टेट, इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा Ng निकालें तो कितना हो सकता है, डेल्टा Ng हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी आ जाएगा हमारा 0। तो जहाँ पर डेल्टा Ng 0 हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 0, और RT की पावर 0 हो गया 1, इसका मतलब है Kp इज इक्वल टू Kc। यानी अगर डेल्टा N हमारा 0 आता है तो हमारा Kp और Kc क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा N हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, डेल्टा N निगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव बच्चों इस केस में आ सकता है, जैसे अगर हम लोग N2 प्लस 3H2
2NH3। इसके लिए आप लोग सभी लोग डेल्टा एन निकालें तो देखिए कितना आएगा, यानी 2 - 3 + 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया, -2। तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो तीनों कंडीशन में हमारा जो Kp और Kc का रिलेशन क्या होगा बच्चों, एक बार हम लोग तीनों को एक साथ यहां पर लिख लेते हैं। केस 1। अब अगर ये RT बच्चों, RT हमारा क्या होता है, अगर 1 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। ये जो RT है ये अगर पॉजिटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा Ng 0 है अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Kp Kc के बराबर हो जाएगा। अगर ये हमारा डेल्टा Ng कैसा हुआ, 1 से बड़ा यानी पॉजिटिव, 1 से बड़ा हुआ अगर ये, तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के वैल्यू के ऊपर अगर पॉजिटिव की वैल्यू आई तो हमारा Kc इंटू पॉजिटिवनेस जो होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, Kp हमारा बड़ा होगा Kc से, Kp क्या हो जाएगा, Kc से बड़ा हो जाएगा। और अगर डेल्टा Ng लेस देन 1 है, यानी इस पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो अगर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो Kc होगा वो Kp से बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ये है तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन ये होगा। लेकिन बच्चों ये पूरा केस तब बनता है जब RT हमारा पॉजिटिव हो। अब अगर केस 2 हमारा लेते हैं, केस 2 तब बात करते हैं जब RT हमारा निगेटिव हो। अगर RT निगेटिव हुआ तो ये सारे के सारे बच्चों रिलेशन हमारे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों क्या होगा, कोई निगेटिव के ऊपर अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, ये वाली कंडीशन है तो Kp और Kc बराबर ही होंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है टोटल नेगेटिव ही होगी। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारा Kc बड़ा होगा, ना कि Kp। तो डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव है यहाँ पर और RT हमारा नेगेटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Kc बड़ा हो जाएगा। और अगर ये RT निगेटिव है और डेल्टा Ng भी निगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, और हमारा जो Kp है वो बड़ा हो जाएगा Kc से। तो बच्चों जनरल केस हम लोग लेते हैं ये वाला, जब RT हमारा पॉजिटिव हो। लेकिन बच्चों हम लोग जनरल जो केस लेते हैं वो हम लोग ये वाला लेते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको इस RT का केस दे रखा है कि जो हमारी RT की वैल्यू है वो निगेटिव है, तब ये सारे केस क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ये वाले केस को छोड़कर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन को मैथमेटिकल कितनी तरीके से पूछा जा सकता है या कितनी तरीके से क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो अगर आप लोगों को ये जो बेसिक्स हैं वो आते होंगे, तो अगर इस इक्वेशन में कोई भी चेंज अगर एग्जामिनर करता है तो आप लोग उस चेंज को पकड़कर अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। आज आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने Kc फाइंड किया, Kp फाइंड किया, फिर इन दोनों के रिलेशन को हम लोगों ने देखा, Kp = Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng की जब वैल्यू वेरी करती है तो किस तरीके से हमारा Kp और Kc के बीच में रिलेशन भी वेरी करता है। तो आई होप बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।